नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो माइनर टेस्ट 6 जो चल रहा था उसकी 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए बहुबुद्धि सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने? बहुबुद्धि सिद्धांत। निम्न में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? तो देखो, सबसे पहले हार्वर्ड जो गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है 9 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की। पहले देखो, ये शुरुआती मॉडल में 8 प्रकार बताए थे उन्होंने, और बाद में इन्होंने एक और प्रकार जोड़ दिया जिसका नाम था अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन कौन सी 9 बुद्धियां हैं। तो जो सबसे पहली बुद्धि है वो है भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा देख लेना। दूसरी जो आपकी बुद्धि आती है तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है। तीसरी जो आती है आपके वो आती है स्थानिक। कौन सी? स्थानिक। और इसको कहते हैं देशिक बुद्धि। दोनों एक के ही नाम है। ठीक है। चौथी बुद्धि आती है आपके यहाँ पर जो है शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी? शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है। पांचवी बुद्धि आती है सांगीतिक बुद्धि। सांगीत यानी संगीत से रिलेटेड सांगीतिक बुद्धि। छठी जो आपके आती है वो आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना आप, क्योंकि टेबलेट पर थोड़ा सा कठिन लिखा जाता है। फिर सातवीं आती है अंतर्वैयक्तिक। एक अंतर्वैयक्तिक होगी, एक होगी अंतर्वैयक्तिक। ठीक है। आठवीं आती है आपके जो है प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृतिवादी। ठीक है। क्या होती है? प्राकृतिक, या फिर कह सकते हो हम प्रकृतिवादी। कौन सी? प्रकृतिवादी। और फिर आती है आपकी 9वीं बुद्धि अस्तित्ववादी। ये ध्यान रखना है। अब ये तो आपको ध्यान रखना ही है, इसके साथ एक चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है? जो भाषाई बुद्धि होते हैं इसमें जो है कवि वगैरह बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कवि वगैरह होते हैं वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? भाषाई बुद्धि के। लेखक हो गया, कवि हो गया। ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेते हैं गणित, तार्किक गणितज्ञ। तो ये तो आपको एकदम सही जो है इजी है। गणितज्ञ बनते हैं वो सारे तार्किक गणितीय बुद्धि होती है उनमें। फिर आते हैं स्थानिक या देशिक बुद्धि। इसमें जो है आपके पेंटर हुआ, ठीक है, मूर्तिकार हुआ, ये सारी किसकी बुद्धि है? ये स्थानिक बुद्धि के प्रकार हैं। इस पर जो पेंटर और मूर्तिकार होते हैं उनमें स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि में वो हो गया धावक हो गया, ठीक है, अभिनेता हो गया, जो एक्टर होते हैं ना वो, क्योंकि उनका जो है सारा का सारा काम शरीर से ही चलता है। ठीक है। खिलाड़ी हो गए। ठीक। फिर आती है सांगीतिक, जो संगीत में अच्छा हो, तो इसमें संगीतज्ञ आ जाएंगे। ठीक है। फिर आती है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब एक दूसरे जो है एक व्यक्ति दूसरे को जाने, जैसे शिक्षक होता है। कौन सा होता है? शिक्षक। इंटर जो है आपकी एक व्यक्ति से दूसरे, शिक्षक आपसे मतलब बच्चों से संवाद करता है, जैसे नेता हो गया। ठीक है। या फिर कोई समाज सेवी हो गया। फिर अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब खुद के अंदर झांकने वाला, वो हो जाता है दार्शनिक हुआ। जैसे कौन सा हुआ? दार्शनिक हुआ। ठीक है। फिर प्रकृतिवादी में आ जाते हैं किसान वगैरह। और जो अस्तित्ववादी है इसमें आपके साधु संत आते हैं। क्या आते हैं? साधु संत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी बुद्धि में कौन सा आता है। बाकी जो है आप जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें ये दिए हुए होंगे, तो वहां से आप कर सकते हो। तो देखो, पूछा क्या है कि कौन सा जो शामिल नहीं है। तो देखो, भाषाई बुद्धि तो शामिल है, बिल्कुल है। सामयिक बुद्धि शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रकृतिवादी भी है, अंतर्वैयक्तिक भी है। कौन सी नहीं है? तो सामयिक नहीं है। कौन सी नहीं है? सामयिक। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण करना क्या कहलाता है? तो एकदम ध्यान रखना, व्यक्ति स्वयं के बारे में यानी खुद के बारे में, तो स्वयं और उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, स्वयं संप्रत्यय कहलाता है। स्वयं संप्रत्यय कहलाता है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। और मैं आपको कह चुका कि 20 में से जो है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप जो नाम से या नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस से ही पता लगा लोगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखो, गिलफोर्ड ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया था उनमें 3 पद दिए थे। कौन से पद दिए थे? 3 पद दिए थे। ठीक है। 3 पद में जो सबसे पहला आता है संक्रिया। कौन सी आती है? संक्रिया। ठीक है। फिर आती है विषय वस्तु। क्या आती है? विषय वस्तु। और तीसरे नंबर पर आती है आपके जो है उत्पाद। ठीक है। ये 3 पक्ष दिए थे। तो कौन सा? देखो, संक्रिया भी शामिल है, विषय वस्तु भी शामिल है और उत्पाद भी शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो लाभ शामिल नहीं है। और देखो, जो इनको जो खुद देखो, संक्रिया से इन्होंने 6 कारक दिए,
विषय वस्तु थे 5 कारक दिए और उत्पाद के 6 कारक दिए, और इनको कॉम्बिनेशन करने पर जो है ये आएंगे आपके 180 कारक। ठीक है, कितने कारक आएंगे? 180 कारक। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 180 ऑप्शन में नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं जो प्रारंभिक थे ना, प्रारंभिक में जो है इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें 5 तो संक्रिय कारक दिए थे, जो है 4 आपके विषय वस्तु कारक दिए थे और 6 उत्पाद के, तो टोटल दिए थे 120 कारक। कितने दिए थे? 120 कारक। उसके बाद में 150 कारक भी दिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके ध्यान रखना 120 और 180 है। कई बार 180 ऑप्शन में नहीं होता, तो आपको 120 उत्तर करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो देखो, सृजनात्मकता मौलिकता होती है, उसमें बिल्कुल होती है। प्रभावशीलता होती है, बिल्कुल होती है। लचीलापन होता है, बिल्कुल होता है। प्रभावशीलता को धारा प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, और एक और गुण होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार। तो ये 4 गुण होते हैं, आपके ध्यान रखना, धारा प्रवाह या फिर प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन और विस्तार, और इनसे मिलकर बनती है सृजनात्मकता। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना सबसे कम होती है? बालक कौन सा है? सृजनात्मक। देखो, एक तो होती है सृजनात्मकता। क्या होती है? सृजनात्मकता। और एक होती है आपकी बुद्धि। जो आपकी सृजनात्मकता होती है ना, इसमें होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन आपने लेंस पढ़े होंगे साइंस में, अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब बिखरा हुआ। क्या होता है? बिखरा हुआ। मतलब आपका जो चिंतन होता है ना, वो बिखरा हुआ होता है, बहुत बहुआयामी जो चिंतन होता है। और जो बुद्धि होती है ना, इसमें होता है अभिसारी चिंतन। क्या होता है? अभिसारी चिंतन, यानी कि एक जगह लगता है, ये सारा का सारा एक जगह फोकस करता है। तो अभिसारी चिंतन तो बुद्धि से संबंधित है और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। तो यहां पूछा सृजनात्मक बालक से सबसे कम संबंधित कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा अभिसारी चिंतन। क्यों? क्योंकि अभिसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से ना होकर बुद्धि से संबंधित है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिवर्ती है। अभिवर्ती क्या है ये पूछा है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि सबसे बड़ा ऑप्शन के उत्तर होने के चांस रहते हैं। तो देखो, अभिवर्ती क्या है ये जान लेना है अपने को। इस क्वेश्चन को वैसे नॉर्मली देख लेते हैं। वैसे जो अभिवर्ती की बात करें तो अभिवर्ती होती है वस्तु संप्रत्यय, क्या? वस्तु संप्रत्यय और विचार के प्रति दृष्टिकोण, ये होता है अभिवर्ती का जो है रियल मतलब। क्या होता है कि वस्तु संप्रत्यय विचार के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, अभिवर्ती का अर्थ क्या है? वस्तु संप्रत्यय विचार के प्रति दृष्टिकोण। लेकिन जो यहां पर ऑप्शन दिया उसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। तो अभिवर्ती का ध्यान रखना कि एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के साथ द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। और वैसे ये क्या होती है? वस्तु संप्रत्यय विचार के प्रति दृष्टिकोण होता है। मतलब किसी भी चीज के प्रति जो दृष्टिकोण है ना आपका, वही अभिवर्ती होती है कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो कुल मिला के पसंदगी और नापसंदगी या फिर ऊपर वाला जो है, दोनों में से एक याद रखने। ये वैसे क्वेश्चन नहीं है अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र में है? ठीक है, मतलब अभिरुचि और अभिवर्ती और उपलब्धि ये जो है कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र में है? क्या व्यक्ति की आंतरिक भिन्नताएं हैं? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उपलब्धि आंतरिक नहीं होती है। फिर सामाजिक भिन्नताएं हैं? तो सामाजिक भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या व्यक्तिक भिन्नता है? तो बिल्कुल क्या है? व्यक्तिक भिन्नता। कारण क्या है कि एक व्यक्ति में जो ये ऊपर की तीनों चीजें ना, अभिरुचि, अभिवर्ती और ये दूसरे व्यक्ति से क्या पाई जाती है? अलग पाई जाती है। दूसरे व्यक्ति से अलग या भिन्न पाई जाती है। तो ये एक व्यक्तिक भिन्नता का कारण होता है। ठीक है, जाती है। तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से अभिरुचि, अभिवर्ती और उपलब्धि जो है भिन्न पाई जाती है। तो व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो यह बात अपन कल कर चुके, ये क्वेश्चन कल आ चुका है कि जो है जब बात यहां पर आत्म प्रत्यय की हो ना, एक मिनट,
बालकों के आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो बात जब आत्म प्रत्यय की हो ना, तो जो है समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना जो है, कल बात कर चुके, कल की क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें कि सलाह देना शब्द आते ही जो स्व या आत्म प्रत्यय होता है ना, स्व प्रत्यय और आत्म प्रत्यय एक ही चीज है। आत्म प्रत्यय का उल्लंघन हो जाता है तो वही उत्तर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना नहीं। आत्म प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, आत्म प्रत्यय का मतलब मेरे निर्णय में खुद लूं। एक कोई बालक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आत्म प्रत्यय या स्वयं प्रत्यय होता है कि वो खुद की जो डिसीजन है, खुद की समस्याओं से खुद जो है निर्णय ले, खुद ही जो है उनको सोल्व करे, खुद से ही खुद बात करे एक प्रकार से। तो देखो, बालकों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देना, तो स्वतंत्रता देगा मतलब बालक खुद निर्णय लेगा तो वो उसका आत्म संप्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। फिर है व्यवहार के लिए स्पष्ट पद स्थापित करना, तो ये भी क्या है, एक जो है मतलब उसका जो व्यवहार जो खुद जो उसका नेचुरल व्यवहार है उसको बाहर ला सके, उसके लिए आप उसको एक जो माहौल दो। ठीक है। फिर है बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना, तो ये भी सही है। कल ये क्वेश्चन अपन पूरा क्लियर कर चुके, कल वाली क्लास जरूर देखें। सलाह शब्द आती जो है ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से सलाह नहीं दे सकते आत्म संप्रत्यय में, तो समस्याओं समाधान से बचने के लिए सलाह देना जो है उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 बोल रहा है स्टैफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। स्टैफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, तो ये मापन करता है आपका बुद्धि का। ठीक है, बात तो सही है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली बात तो देखना कि ये क्या है, वैयक्तिक शाब्दिक है, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक परीक्षण है, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण है। अब वैयक्तिक का मतलब क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति को दिया जाता है अलग अलग। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारों को साथ में बटा के, तो ये हो गया वैयक्तिक। ठीक है। शाब्दिक मतलब जो लिखना पढ़ने वाला, तो ये साक्षर लोगों को दिया जाता है। किसको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिया जाता है। और अशाब्दिक किसको दिया जाता है, अशाब्दिक दिया जाता है जो लोग मतलब असाक्षर हो, यानी कि अनपढ़ हो या पढ़े लिखे ना हो, उन लोगों को दिया जाता है अशाब्दिक परीक्षण। तो जो स्टैफोर्ड बिने परीक्षण है वो वैयक्तिक शाब्दिक है, मतलब एक एक व्यक्ति को अलग से दिया जाता है, और शाब्दिक का मतलब हो गया साक्षर व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है। और अशाब्दिक असाक्षर को दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। तो देखो, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो एल्फ्रेड बीने ने किया था। किसने, एल्फ्रेड बीने ने। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने का जो है श्रेय किसको जाता है, एल्फ्रेड बीने को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्धि से संबंधित जो निम्नलिखित सिद्धांत है उनमें से कौन सा असंगत है। तो सबसे पहले प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत लुई थ्रस्टर ने, तो बिल्कुल सही है। कल की क्लास में वैसे तो अपन सारे सिद्धांत देख चुके, वापस देख लेते हैं। फिर अब बुद्धि का सैंपलिंग मॉडल जीएच थॉमसन, तो बिल्कुल सही है। फिर जो आता है आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो ये गार्डनर ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था आपका, ये दिया था, देखो एक तो थांडाइक ने दिया था पहले तो, और उसके बाद में जो है गिलफोर्ड ने दिया था। किसने, थांडाइक और गिलफोर्ड, इन दो के नाम आते हैं जो है बहुकारक सिद्धांत में। तो मेन ये दो है बहुकारक सिद्धांत से, तो ये गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। फिर अब बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। बाकी अपन कल पूरा देख चुके कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना। और गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ऊपर आ चुका है, गार्डनर ने दिया था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा, बहुबुद्धि सिद्धांत। एक ये देखो यहां पर क्या लिखा है, बहुकारक सिद्धांत, और जबकि दिया क्या था, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तो इसका 3 नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक, अभी ऊपर बात करके आए, प्रथम जो है आपका बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो एल्फ्रेड बीने ने किया था। और बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में दर्शाने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो भी कौन थे, मानसिक संक्रियाओं के रूप में, तो एल्फ्रेड बीने, इन्होंने ही जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। तो वहां से ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, क्वेश्चन 63 बोल रहा है आपका कि बुद्धि के सूचना प्रक्रम जो प्रोसेसिंग है उससे संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। कुल मिला के आपको यह बताना है कि बुद्धि का सूचना प्रक्रम सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। ठीक, तो ये ध्यान आपको रखना है। वैसे तो अपन दोनों क्लासों में पूरा क्लियर कर चुके कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का सूचना प्रक्रम सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो कई बार जो है, वैसे देखो आपको मैं बता दूं, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा दिमाग आपका 70 से 80% काम करेगा, तो उस 20% जो काम नहीं करेगा ना, उसका आपने अगर 5% भी यूज ले लिया ना, तो आप सबसे आगे हो जाओगे। ठीक है, जो 20% दिमाग काम नहीं करता ना वहां पर, उसमें अगर आपका 5% भी काम कर गया ना उस 20% में, तो ये मान लो कि आप बहुत लोगों से आगे चले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कोई भी इस क्वेश्चन को देखते ही उत्तर दे देगा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणियों में संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हैं, इनमें से सही अनुक्रम को चयन करना है। देखो सबसे पहली बात तो कि प्रतिभाशाली बुद्धि से बड़ी बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब ज्यादा प्रतिभाशाली थोड़ी होता है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब इस तरह बढ़ता क्रम है। ठीक है, सबसे लास्ट में प्रतिभाशाली आना चाहिए, तो इन सब में आ रहा है, तो ये तीनों सही हो सकते हैं। फिर देखो यहां पर जो है श्रेष्ठ बुद्धि आ रही है, श्रेष्ठ बुद्धि आ रही है, वो प्रतिभाशाली से जो है नीचे होती है, तो बिल्कुल होती है, तो श्रेष्ठ यहां पर भी आ रही है। लेकिन यहां पर श्रेष्ठ पहले आ रही है, श्रेष्ठ से फिर मंद बुद्धि आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो जड़ बुद्धि होती है सबसे नीचे, मंद बुद्धि से भी नीचे होती है जड़ बुद्धि, तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए, जड़ बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जड़ बुद्धि मंद बुद्धि से भी नीचे होती है, फिर मंद बुद्धि आता है, फिर श्रेष्ठ बुद्धि आता है, फिर प्रतिभाशाली आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 बोल रहा है कि बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, ये कथन किसका है। तो कथन वाले देखो आपको वैसे आंखों के आगे से निकलने चाहिए। कथन के क्वेश्चन देखो रीट में तो फिर भी पूछ लेते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में कथन वाले क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछते हैं। 1-2 क्वेश्चन आ जाता तो आ जाता, वरना नहीं आता। तो यहां पर वेसलर इसका सही उत्तर होगा। वेसलर ने क्या कहा कि बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कि आपको जो है कथन वालों पर इतना गौर नहीं करना अगर याद नहीं हो रहे तो। ठीक है, एक बार आंखों के आगे से निकलने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा बुद्धि जो परीक्षण है, मतलब परीक्षण दिया हुआ है, व्यक्तिक शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण है, नहीं है। देखो ऊपर अपन बात कर चुके हैं, व्यक्तिक का मतलब हो गया एक एक, यानी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग देना, और अशाब्दिक होता है जो असाक्षर लोगों को दिया जाता है। किसको, असाक्षर, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको अशाब्दिक दिया जाता है, जिनको पढ़ना लिखना आता है उनको शाब्दिक दिया जाता है। ऊपर बात कर चुके हैं। और अपन ऊपर किसकी बात कर चुके थे कि स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण है, ये क्या है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है। क्या है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है। तो ये तो आपका है ही नहीं अशाब्दिक, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3। देखो भाटिया बैटरी परीक्षण, पोर्टियास भूल भुलैया परीक्षण और प्रिंटर पे, तो एक तो आपको ध्यान रखना है जो ये भूल भुलैया वगैरह है ये कभी शाब्दिक थोड़ी ना होती है, ये तो एक प्रकार से पहेलियां वगैरह होती है। ठीक है, जो मतलब आपको कोई चित्र वगैरह दे देते हैं उसमें से पूछते हैं, ये पैटर्न, जहां भी पैटर्न नाम आ जाए, जहां भूल भुलैया नाम आ जाए, ये हमेशा है शाब्दिक ही होता है। ठीक है, अब देखो तो यहां पर जो है अपन ऊपर बात करके आ चुके हैं, जो अपना दूसरा तीसरा क्वेश्चन था उसमें आया था कि स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण है वो शाब्दिक परीक्षण है। कौन सा है, शाब्दिक। तो ये अशाब्दिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो उत्तर तो ये हो जाएगा, नहीं पूछा है। अब भाटिया बैटरी परीक्षण है ना, उसमें 5 परीक्षण आते हैं, उनका नाम याद होना चाहिए। ध्यान रखना, 5 का नाम याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाटिया बैटरी जो परीक्षण है उसका जो है भाग नहीं है। तो देखो पहला तो आ जाता है इसमें आपका कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, एक तो ये आ जाता है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ठीक है, तीसरा जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। ठीक है, चौथा इसमें आ जाता है आपका तत्कालीन स्मृति परीक्षण। ठीक है, और फिर जो लास्ट और 5वां है वो आ जाता है आपका चित्र निर्माण परीक्षण। तो ये 5 परीक्षण जो है भाटिया बैटरी जो है, बैटरी का मतलब यहाँ पर कोई बैटरी वैसे नहीं है, बैटरी का मतलब एक जो है लाइन से बहुत सारी माला होती है ना, माला मतलब बहुत सारे एक साथ होते हैं। तो इसमें देखो भाटिया बैटरी परीक्षण में एक तो आता है कोहज ब्लॉक डिजाइन, एक आता है पैटर्न ड्राइंग, एक आता है अलेक्जेंडर पासलोंग, और एक तत्कालीन स्मृति परीक्षण, और एक चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अशाब्दिक होता है असाक्षर लोगों के, जहां भी देखो ब्लॉक डिजाइन, पैटर्न ड्राइंग,
ठीक है, पास अलोंग, ये चीजें जो है शाब्दिक नहीं होती है, साक्ष्य नहीं होती है, एक प्रकार की जो है पहेलियां कहानियां वगैरह होती है। कहानियां मतलब पहेलियां होती है जो चित्र वगैरह से बनती है, तो ये सारी अशाब्दिक, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो चित्र देख जो बुद्धि परीक्षण होता है उनमें आता ही है, ठीक है, अशाब्दिक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पोर्टियास बुलबुलिया भी क्या है, अशाब्दिक है। और जो है पिंटर पैटर्न जो है ये भी क्या है, अशाब्दिक है। स्टैफोर्ड बिने शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी लिखा हुआ है। यहाँ पर जी कारकों की विशेषता नहीं है पूछा है। सबसे पहली बात तो द्विकारक सिद्धांत दिया किसने था, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 67, तो जी कारक सिद्धांत किसने दिया था वो तो आपको देखो कमेंट करना है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। और अब बात करते हैं, अगर कमेंट नहीं करना तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो जी और जो मतलब एस कारक बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ना, वो सबसे पहले दिया किसने था, तो स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, एक तो जी बुद्धि होती है और एक एस बुद्धि होती है। जी से जनरल बुद्धि जो सामान्य बुद्धि होती है, एस से स्पेशल बुद्धि, ठीक है। स्पेशल जो होती है, जो दो कारक होते हैं, जी कारक जिसको कहते हैं जनरल का जो है फैक्टर, और एक होता है स्पेशल फैक्टर एस कारक, ठीक है। तो जी कारक और एस कारक दो इन्होंने कारक बताई बुद्धि के। तो जो जी कारक होता है ये तो होता है आपका जन्मजात। तो सबसे पहले तो देखो जी कारक के संदर्भ में विशेषता नहीं पूछा, तो ये जन्मजात होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इससे क्या पता चला आपको, जो एस कारक है वो क्या होता है, अर्जित होता है। मतलब वो हम वातावरण या वंश व अनुक्रम से अर्जित, जो आगे जाके अर्जित करते हैं अपनी आदतों के हिसाब से। तो जी कारक क्या होता है, जन्मजात, बिल्कुल सही बात है। और एस कारक क्या होता है, अर्जित। फिर है ये सिक्के जाते हैं और इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है। तो अभी क्या बोला, सिक्के कौन से जाते हैं, अर्जित। जन्मजात कभी सिक्के थोड़ी जाएंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप देखो आराम से कर सकते हो ना, आया ना समझ में आपके। देखो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी हम क्या किया, एस जो है जी कारक क्या होता है, जन्मजात होता है। और मैंने क्या बताया, एस कारक अर्जित होता है। अर्जित मतलब उन्हें हम सीखते हैं बाद में आदतों की जैसे। तो यहां से ही देखो पता चल गया ना क्वेश्चन। बस यही चीज आपको साइकोलॉजी में करनी है। साइकोलॉजी जितना आप हार्ड समझते हो उतनी है नहीं। तो ये सिक्के नहीं जाते, सिक्के एस कारक जाता है, क्योंकि जी कारक क्या होता है, जन्मजात होता है। दोनों देखो पहला और दूसरा कथन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, क्योंकि जन्मजात होता है तो सिक्के नहीं जाते, वो तो जन्मजात ही होगा, ठीक है। फिर ये सामान्य बुद्धि क्षमता है, तो बिल्कुल सही है। जी से क्या होता है, जनरल, और जनरल मतलब सामान्य बुद्धि क्षमता। ऐसे होती है स्पेशल यानी विशिष्ट जो है बुद्धि क्षमता, ठीक है। अब वो बात करते हैं अपन, जो है जी कारक जो होता है इसको मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। किसकी, मानसिक ऊर्जा की संज्ञा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें मानसिक ऊर्जा की संज्ञा किसको दी जाती है, तो जी कारक। और ये क्या होते हैं, जन्मजात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि, क्या किया, तो देखो बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्य उन्मुखी गतिविधि है, तो ये तो नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये तो एक कारक सिद्धांत वगैरह के जो है नियम है। फिर है बुद्धि में एक पदानुक्रमित जो है पदानुक्रमित जो है कर्म होता है जिसमें साध बुद्धि शामिल होती है, तो ये भी जो इन्होंने नहीं दिया। पदानुक्रमिक जो मॉडल है वो किसने दिया, किसने दिया पदानुक्रमिक मॉडल। कल वाले जो है मैंने इसमें बताया भी था कि पदानुक्रमिक जो है किसने दिया था, वर्मन, जो क्या नाम था उसका वैसे था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, जो है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। पदानुक्रमिक मॉडल किसने, वैसे नाम था कुछ वर्णन वर्णन करके, ठीक है। क्या नाम था पदानुक्रमिक मॉडल वाले का, वर्णन वर्णन, ठीक है। फिर बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसमें जी कारक के रूप में चिन्हित करते हैं। तो अभी ऊपर बता के ये तो स्पीयरमैन के जो है, स्पीयरमैन के जो द्विकारक है उसमें होता है जी। तो बात किसकी बच गई, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं होती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी मानवीय क्षमता बताई, 9 प्रकार की, जिसका हम पहले क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ चीज अगर गलत हो जाए ना तो आप जरूर मुझे बता दें, क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाती है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, याद होती है लेकिन बता नहीं पाते, वो चीजें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। कुछ गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करके मुझे बता दें कि ये गलत है, हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो बात देखो सामूहिक की हो रही है, तो सामूहिक का मतलब क्या हो गया कि जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ, बहुत सारे लोगों को एक साथ, ठीक है। जैसे व्यक्तिक में क्या होता है, एक एक लोगों को, तो यहाँ बहुत सारे। और अशाब्दिक का मतलब हो गया जो असाक्षर लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए है, ठीक है। तो यह आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये आपका अशाब्दिक है। एक होता आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, ये जो है आर्मी अल्फा टेस्ट ये सामूहिक तो था, मतलब बहुत सारे लोगों पर साथ में किया गया था, लेकिन ये शाब्दिक था। मतलब ये उन जो है ये आर्मी अल्फा आर्मी बीटा को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आर्मी बीटा और आर्मी जो अल्फा है
ये जो है सेना पर किए गए थे, आर्मी पर किए गए थे। तो जो सैनिक पढ़े लिखे थे ना उन पर तो किया गया अल्फा टेस्ट, क्योंकि ये शाब्दिक है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे नहीं थे, असाक्षर थे, उन पर किया गया बीटा टेस्ट, ठीक है। तो जो है सामूहिक अशाब्दिक में बीटा आता है और सामूहिक शाब्दिक में आता है आपका अल्फा टेस्ट। बाकी भाटिया बैटरी आश्रम जो है ये आप पढ़ चुके, ये जो है अशाब्दिक होता है लेकिन व्यक्तिक होता है। क्या होता है? व्यक्तिक अशाब्दिक होता है, व्यक्तिक अशाब्दिक। और जो जोशी और जालोटा टेस्ट है वो आपके होते हैं सामान्य बुद्धि के मापन के लिए, तो इनका जो है कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सामान्य बुद्धि के मापन के लिए होता है जलोटा और जोशी टेस्ट। फिर आता है निम्नलिखित में से सृजनात्मकता मापन हेतु नहीं है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति की सृजनात्मकता को किस विधि से माप नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता क्या होती है कि अलग अलग प्रकार के अपने मतलब खतरनाक जो है मतलब दिमाग को इधर उधर घुमा के जो है किसी बेकार चीज से अच्छी चीज बनाना। एक सृजनात्मक बालक होता है ना जो मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक बालक पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। कई बालक पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं लेकिन वो कलाकार अच्छे होते हैं, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है, कोई कुछ ही अच्छा, तो वो होता है आपका वो सारा का सारा सृजनात्मकता जो है उसमें आता है। तो ठीक है, अब मापन नहीं किया जा सकता तो कौन सी जो है विधि द्वारा मापन नहीं किया जा सकता? तो जीवन वर्त अध्ययन द्वारा सृजनात्मकता का मापन नहीं किया जा सकता। वर्त परीक्षण, कहानी लेखन, चित्रों को पूर्ण करना, ये सारे सृजनात्मकता के उदाहरण है लेकिन जीवन वर्त अध्ययन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो अपन ऊपर बात कर चुके थे, क्वेश्चन आया था अपने दूसरा या तीसरा कि सृजनात्मकता तो में निरंतरता होती है, लोचनशीलता, लचीलापन होता है, मौलिकता होती है और विस्तार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो 71 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक धारा प्रवाह भी होता है, धारा प्रवाह और निरंतरता एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा आत्म संपर्क की विशेषता में शामिल नहीं है? आत्म संपर्क की विशेषता में शामिल नहीं है। ऊपर बात कर चुके अपन कि आत्म संपर्क का मतलब है खुद से ही बात करना, ठीक है। खुद से ही जो है हर चीज की सलाह लेना, एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का खुद ही जो है क्या करे, उसका जो है हल निकाले, वो होता है आत्म संपर्क। तो यहाँ पर सम्मिलित जो है विशेषता में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो आत्म संपर्क बहुआयामी होता है, बिल्कुल। बहुत सारे आयामों जो व्यक्ति समस्याओं से जो होता है, तो बहुत सारे आयामों से जो है हर जरूरी नहीं है समस्या ही हो, हर चीज में जो है आत्म संपर्क का प्रयोग कर सकता है, तो बहुआयामी होता है, बिल्कुल। आत्म संपर्क व्यवस्थित होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर आत्म संपर्क में लोग अपने आप से जुड़ते हैं, तो नाम ही आत्म संपर्क है, तो बिल्कुल है। फिर आत्म संपर्क दूसरों के प्रति दृष्टिकोण है, तो नाम से देखो तीसरा और चौथा एक दूसरे के लगभग अपोजिट हो गए। तो आत्म संपर्क का मतलब खुद से है, तो यहाँ दूसरों से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन 4 विशेषता सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 73 नंबर से, शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, सामाजिक विश्वास का प्रतीक है? नहीं। देखो मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनते हैं, जो सबसे अच्छा होता है वो चुनते हैं। तो देखो सामाजिक विश्वास का प्रतीक जरूर है लेकिन जो है मार्गदर्शक का इसलिए नहीं माना जाता। फिर समाज के लिए रखवाला है, गलत। वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है, नहीं। उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, ठीक है। सबसे पॉजिटिव क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको चुनना है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 73 का। अब आगे वाले क्वेश्चन ऐसे ही है, देखो समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करेगा? तो समुदाय अध्यापक से अपेक्षा करेगा कि वो कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को समुचित ध्यान दे, बिल्कुल। चाहे कमजोर हो चाहे होशियार हो, दोनों पर ध्यान देना है। उसका आचरण और व्यवहार श्रेष्ठ और सत्यता की तस्वीर हो, तो बिल्कुल सही है। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो एकदम ही इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर देखो ये भी एकदम जो है क्वेश्चन इजी है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि उपयुक्त बताओ, तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी होती है लेकिन अपने को सर्वाधिक उपयुक्त बताना है, ठीक है। बच्चों को पढ़कर आने की कहना और उनसे प्रश्न पूछना, यह सही है, लेकिन क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? इसको आगे देखते हैं। शिक्षक स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, तो ये कर सकते हैं लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त जो है नहीं है। फिर शिक्षक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल। करके सीखो, साइकोलॉजी चलती किस पर है? करके सीखो पर, मतलब बच्चों को खुद करने दो, तो बच्चों को गतिविधियों में शामिल करो, तो सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। आदतों के संबंध को 76 नंबर क्वेश्चन को आप छोड़ दें क्योंकि ये बोनस हुआ था, ठीक है, इसमें गलती थी क्वेश्चन को छपने में। अगला क्वेश्चन, स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक क्या है?
तो ये देखो, ये जो अलग से आपको ध्यान रखना है, जो स्वयं प्रत्यय होता है जिसको आत्म प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। आत्म प्रत्यय और स्वयं प्रत्यय एक ही चीज होती है। आत्म प्रत्यय निर्माण में ना तो अभिप्रेरणा शामिल है, ना आपकी बुद्धि शामिल है, ना आपका स्वास्थ्य शामिल है। इसमें शामिल कौन है? अभिक्षमता। तो इस चीज को अलग से याद रख लें, इंपॉर्टेंट बना लें, इसको स्टार लगा देता हूं मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो बुद्धि और, चलो ज्यादा नहीं तो अपन बुद्धि और अभिक्षमता में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्वयं प्रत्यय निर्माण के लिए अभिक्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अभिक्षमता क्या होती है? स्वयं के जो निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। अभिक्षमता क्या होती है? स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। इसलिए जो है स्वयं प्रत्यय के लिए जो है अभिक्षमता सबसे उपयुक्त होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति की विशेषता में शामिल नहीं है। मतलब अगर एक व्यक्ति सामाजिक कौशल से परिपूर्ण है, उसमें कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? जीवन के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बिल्कुल। संतुलित व समायोजित दृष्टिकोण होना चाहिए, बिल्कुल। समस्या समाधान के गुणों का अभाव होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया? शामिल नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस से ही पता चल गया। अब हम जो है अगला जो क्लास आएगी ना अपनी, इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें बचे हुए 22 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी जो है उद्योग जो है ना भारत में उद्योग, उस पर संबंधित होगी, और साथ में कुछ करंट के क्वेश्चन भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।